अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th सब्जेक्ट है बायोलॉजी और आपका फर्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 10 दैट इज़ गैसेस एक्सचेंज। अगर आप पेज नंबर 2 पर अपने बुक के मौजूद हैं तो आप देख सकते हैं जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ है उसमें 3 बेसिक डेफिनेशंस मेंशन की हैं जिनके बारे में हम पहले भी जानते हैं, काफ़ी बार पढ़ चुके हैं। जिसमें है सेलुलर रिस्पायरेशन, गैसेस एक्सचेंज एंड ब्रीथिंग। सेलुलर रिस्पायरेशन क्या होता है? एज यू नो कि एक प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जब कंबाइन करती है वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ तो आपके पास ग्लूकोज बनता है, ठीक है, और साथ में ऑक्सीजन गैस बनती है। रिस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सेल एयर से ऑक्सीजन को इनटेक करता है और अपने सेल्स को प्रोवाइड करता है और सेल में से कार्बन डाइऑक्साइड एक्सट्रैक्ट करता है और उसे एनवायरनमेंट को प्रोवाइड करता है, जिसे यूटिलाइज कर लेते हैं प्लांट्स। So basically respiration and photosynthesis are the two chemical reactions that are reverse to each other, ठीक है। So basically cellular respiration is also a mechanical phenomena but it is also a biochemical phenomena। अक्सर स्टूडेंट्स जो है वो रेस्पिरेशन को ब्रीदिंग से कंफ्यूज कर देते हैं। ब्रीदिंग एक ऐसा फिज़िकल प्रोसेस है, ठीक है, ये एक मैकेनिकल प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन लेने के लिए ऑक्सीजन को अंदर बॉडी के अंदर इनटेक के लिए हवा को इनटेक किया जाता है, ठीक है, और उसमें से ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट कर दिया जाता है और बॉडी में से एयर को रिलीज़ आउट किया जाता है ताकि कार्बन डाइऑक्साइड से गेट रीड हो सके। तो सेलुलर रिस्पायरेशन और ब्रीथिंग में आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। गैसेस एक्सचेंज एक सिंपल फिनोमिना है जिसके थ्रू गैसेस जो है वो एक्सचेंज होती हैं। अगर एनिमल्स और ह्यूमंस की बात की जाए तो ह्यूमंस टेक इन ऑक्सीजन एंड रिलीज़ आउट कार्बन डाइऑक्साइड, और अगर प्लांट की बात की जाए तो प्लांट टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गेट रिड ऑफ ऑक्सीजन। क्लास जो नेक्स्ट आपका 10.1 टॉपिक है इट इज़ अबाउट गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट। सो प्लांट में तो वैसे कोई ख़ास सिस्टम नहीं होता एक्सेप्ट जाइलम सिस्टम एंड फ्लोएम सिस्टम, वेस्कुलर बंडल जिसके थ्रू वाटर और फूड की ट्रांसपोर्ट होती है। तो क्या ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो प्लांट में अवेलेबल होते हैं जिसके थ्रू वो गैसेस एक्सचेंज करता है? तो देयर आर सम मेंशंस: स्टोमेटा, एयर स्पेसेस, क्यूटिकल एंड लेंटिकल सेल्स। तो अपने साइड बाय साइड देख लेना कि स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होते हैं, उनका क्या रोल होता है। तो ये जो डायग्राम आपकी बुक में बनी हुई है आप उसको गौर से देखें, ठीक है। सबसे ऊपर जो है वो अपर एपिडर्मिस के एक क्यूटिकल लेयर होती है। क्यूटिकल लेयर के थ्रू वो स्टेम्स जो कि अभी यंग स्टेम्स निकल रही हैं या लीव्स जो कि अभी लीव्स निकल रहे हैं, ठीक है, यंग लीव्स हैं, वो क्यूटिकल की लेयर के थ्रू जो है वो गैसेस एक्सचेंज का करते हैं। क्यूटिकल की लेयर एक ऐसी लेयर होती है जिसको आप थोड़ी सेमी विस्कस लेयर भी कह सकते हैं, ठीक है, और ये इसमें गैसेस एक्सचेंज जो है वो डिज़ोल्व्ड फॉर्म में इन एंड आउट हो जाती हैं। अच्छा, उसके बाद मेसोफिल सेल्स हैं, ठीक है, ये मेसोफिल सेल्स हैं। मेसोफिल सेल्स वो सेल्स होते हैं जहाँ पर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, ठीक है। उससे डाउन आप नीचे आएँ तो ये आपको एयर स्पेस नज़र आ रही है। एयर स्पेसेस के थ्रू लीव्स एंड स्टेम्स जो है वो गैसेस एक्सचेंज करते हैं। तो गैसेस एक्सचेंज का जो मेन स्ट्रक्चर है दैट इज़ स्टोमेटा, ठीक है। स्टोमेटा एज यू कैन सी दे आर गार्डेड बाय 2 सेल्स जिनको गार्ड सेल्स बोला जाता है। ये एक पोर नमा स्ट्रक्चर बना देते हैं। जब ये पोर ओपन होता है तो गैस इन हो जाती है, ठीक है, और यानी कार्बन डाइऑक्साइड इन हो जाती है और ऑक्सीजन को आउट कर देते हैं। क्लास लीफ सेल्स जो है हमें पता है लीव्स की लोअर एपिडर्मिस पे, ठीक है, लोअर एपिडर्मिस पर ये लोकेटेड होते हैं स्टोमेटास, और जिसके थ्रू जो है वो मेन गैसेस एक्सचेंज प्लांट में होती है।
अच्छा, लीफ सेल्स जो है वो दो तरह की उनको सिचुएशन को फेस करना पड़ता है, डे टाइम पर और नाइट टाइम पर। हमें पता है डे टाइम पर लीव्स के मेसोफिल सेल्स फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जारी होता है और फोटोसिंथेसिस के रिज़ल्ट में ऑक्सीजन बनती है और साथ साथ फोटोसिंथेसिस के रेस्पिरेशन का जो है प्रोसेस भी, यानी प्लांट रेस्पायर भी कर रहा होता है और वो उस ऑक्सीजन को यूटिलाइज़ कर लेता है और एज अ रिज़ल्ट कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है जो कि मेसोफिल सेल्स को दे देता है ताकि वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो जारी रखे। लेकिन नाइट टाइम पे क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस तो स्टॉप हो चुका है क्योंकि सनलाइट नहीं है, लेकिन रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इन्वायरमेंट से ले लेता है प्लांट और ऑक्सीजन जो है वो रिलीज़ आउट कर देता है इन्वायरमेंट में थ्रू स्टोमेटा, जिसको एनिमल्स और ह्यूमन यूज़ करते हैं फॉर रिस्पायरेशन। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th। आज का आपका टॉपिक है गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमन। लास्ट ईयर आपने पढ़ा था गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट। आई होप दैट कि आपने उसको लर्न कर लिया था। बहुत सिंपल सा टॉपिक था और एज़ वेल एज़ इम्पॉर्टेंट भी था। तो अब हमने पढ़ना है गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमन। बेसिकली ह्यूमंस में जो गैसेस एक्सचेंज के लिए पूरा एक सिस्टम मौजूद होता है जिसको रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, पैसेज वे एंड द लंग्स। तो सबसे पहले हमने पढ़ना है द एयर पैसेज वे। एयर पैसेज वे जो है एक पूरा एक नेज़ल एक रास्ते की तरह से है जिसमें डिफरेंट जो है वो ऑर्गन्स आते हैं। ये एक ऐसा रास्ता है हवा का जिसके थ्रू हवा अंदर आती है और बाहर भी जाती है। अब हम पढ़ते हैं कि एयर सिस्टम, एयर पैसेज वे जो है उसमें फ़र्स्ट जो पार्ट है वो कौन सा है। तो फर्स्ट पार्ट है नेज़ल कैविटी। नेज़ल कैविटी यानी नाक का अंदरूनी खला का जो हिस्सा होता है, ठीक है। ये आउटसाइड जो निकलता है उसको बोलते हैं नोस्ट्रिल्स, यानी नाक के नथने को बोला जाता है। और ये नेज़ल कैविटी जो है वो एक वॉल के थ्रू इसकी पार्टीशन हुई होती है, ठीक है। और आप नेज़ल कैविटी में इसके अलावा जो है फ़ाइन हेयर्स होते हैं और म्यूकस होता है, थिक मटेरियल होता है जिसके थ्रू अगर हवा अंदर जा रही है और उसमें कोई डस्ट पार्टिकल या कोई वायरस बैक्टीरिया मौजूद है तो उसमें ट्रैप हो जाता है और हवा फ़िल्टर होकर जो है वो नेक्स्ट लेवल तक जाती है। इसके अलावा म्यूकस का ये भी रोल है कि ये आपके अंदर आने वाली एयर के टेम्परेचर को जो है वो कंट्रोल करता है अकॉर्डिंग टू द बॉडी टेम्परेचर। फिर नेज़ल कैविटी जो है वो ओपन होती है फेरेंक्स में। जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है ये एक स्मॉल ओपनिंग होती है, ठीक है। और नेज़ल कैविटी इसको फेरेंक्स तक लीड करती है इंटरनल नोस्ट्रिल्स, यानी नाक के अंदर की तरफ जो छोटे से सुराख होते हैं जिसके थ्रू ये फेरेंक्स में जाती है। क्लास फेरेंक्स जो है वो एक मस्क्यूलर पैसेज है और ये फूड और एयर दोनों का कॉमन पैसेज होता है, यानी फूड भी इसमें से क्रॉस करती है जब वो माउथ से आगे मूव करती है और एयर भी। लेकिन जब फूड फेरेंक्स में से होकर जाती है तो ये सीधा ओपनिंग उसकी होती है एसोफेगस में, जबकि हवा एयर जो है वो जाती है लेरिंग्स में। इन मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए नेचर ने जो है एक लिड नमा, एक ढक्कन नमा स्ट्रक्चर बनाया है फेरिंग्स की बेस पर जिसको बोलते हैं ग्लोटिस, ठीक है। ये ग्लोटिस जो है वो कंट्रोल करता है इस चीज़ को कि हवा है या फूड है और अकॉर्डिंगली उसको लेरिंग्स और एसोफेगस में लीड कराता है। लेरिंग्स जो है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है कि ये कार्टिलेज से बना हुआ है। कार्टिलेज और बोन में फ़र्क ये होता है कि कार्टिलेज कुरकुरी हड्डी को बोलते हैं जो ब्रेकेबल नहीं होती। अच्छा, इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन फेरिंग्स एंड ट्रेकिया के दरमियान होती है। लेरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं क्योंकि ये वो पार्ट है जिसके थ्रू आवाज़ जो है वो वाइब्रेशन के थ्रू जो है वो प्रोड्यूस होती है। इसके ऊपर जो है वो लेरिंग्स के ऊपर जो है दो फाइब्रस बैंड्स होते हैं, ठीक है, जो कि स्ट्रेच्ड फॉर्म में मौजूद होते हैं और जब वो हवा उससे टकराती है तो साउंड जो है वो प्रोड्यूस होता है। द वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट व्हेन द एयर पैसेज थ्रू दैम। यहाँ पढ़ लें, अगेन सेम वही बताया हुआ है।
जब हवा लेयरिंग से होती हुई नेक्स्ट लेवल पे आती है तो वो ट्रैकिया में दाखिल होती है। ट्रैकिया को विंड पाइप भी कहा जाता है। ये 12 सेंटीमीटर एक लॉन्ग पाइप होता है जो कि बिल्कुल एसोफेगस के सामने होता है, ठीक है। और इसमें जो है वो सी शेप कार्टिलेज की रिंग होती हैं, यानी जैसे कि आपको पिक्चर में भी यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। ये कार्टिलेज के रिंग्स मौजूद हैं। अच्छा, ये रिंग्स जो हैं वो इस ट्रेकिया इस वजह से नेचर ने बनाई है ट्रेकिया में, ताकि ट्रेकिया अगर हवा नहीं भी है तो वो बिल्कुल ओपन फॉर्म में रहे, यानी कोलैप्स ना कर जाए। द कार्टिलेज कीप्स द ट्रेकिया फ्रॉम कोलैप्सिंग इवन when there is no air in it। ओके क्लास, जैसे ही ट्रेकिया जस्ट कैविटी में एंटर होता है तो ये डिवाइड हो जाता है, ठीक है। और डिवाइड होकर दो स्मॉलर ट्यूब्स में जो है वो आगे एक्सटेंड होता है, जिसको बोलते हैं ब्रोंकाई, ठीक है। जैसे कि आप अपने टेक्स्ट में देख रहे हैं और पिक्चर पे भी आप ज़रा ध्यान दें कि ट्रेकिया जो है प्योर लेफ़्ट एंड राइट ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाता है। और अगर सिंगुलर इसको बोलें तो वो ब्रोंकस बोलेंगे, और अगर प्लूरल बोलें तो वो ब्रोंकाई बोलेंगे। अच्छा, ये ब्रोंकाई जो है इसमें भी कार्टिलेजस रिंग जो है वो प्लेट्स मौजूद होती हैं, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे ये आगे लीड करते जाती हैं तो ये प्लेट्स जो है वो ख़त्म हो जाती हैं। हर ब्रोंकस जो है वो अपने अपने साइड वाले लंग्स में एंटर हो जाता है, ठीक है। और जैसे ही एंटर होता है ये मज़ीद ब्रांचेस में, बहुत स्मॉलर ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। और ब्रोंक्यूल्स में आकर जो कार्टिलेजनस प्लेट हैं या सी शेप कार्टिलेजनस रिंग हैं वो बिल्कुल जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। हर ब्रोंक्यूल्स जो है वो एंड होता है एक स्मॉल डक्ट में, एक छोटी सी ट्यूब लाइक डक्ट में, जिसको हम कहते हैं एल्व्यूलर डक्ट। हर एल्व्यूलर डक्ट जो है वो एंड करती है एक पाउच लाइक, एक थैली नमा स्ट्रक्चर में, जिसको हम बोलते हैं एल्व्यूलाई। क्लास, एल्व्यूलाई वो स्ट्रक्चर है जहाँ पर ह्यूमन बॉडी की रेस्पिरेशन यानी गैसियस एक्सचेंज का फिनोमिना होता है। ये कैसे होता है? ये ऐसे होता है कि हर एल्वुलस के ऊपर एक थिन सी लेयर होती है, यानी ये बिल्कुल वन सिंगल लेयर जो है वो एपिथेलियल सेल से मिलकर बना होता है, यानी इसकी सरफेस से आसानी से गैसेस एक्सचेंज पॉसिबल होती है। और इसके ऊपर जो है वो कैपिलरीज़ का, रिच कैपिलरीज़ का जो है एक नेटवर्क होता है, ठीक है। ये कैपिलरीज़ आती कैसे हैं? हार्ट से पल्मोनरी आर्टरी आती है जो कि लंग में एंटर होती है, ठीक है। और लंग को देती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जबकि ये पल्मोनरी आर्टरी जो है मज़ीद डिवाइड होती जाती है और बना देती है छोटी छोटी आर्ट्रियूल्स, और ये आर्ट्रियूल्स मज़ीद डिवाइड होती हैं और बना देती हैं छोटी छोटी कैपिलरीज़ जो कि सराउंड करती हैं हर एल्वुलस को। जब एल्वुलाई जो है उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेट कर देता है तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लंग्स से निकलता है थ्रू पल्मोनरी वेन, और पल्मोनरी वेन जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस हार्ट की तरफ लेकर जाती है। लेकिन क्लास, यहाँ ये एक बात ज़रूर आपने लास्ट टाइम भी नाइन्थ में जो हार्ट वाले चैप्टर में आपने ये सारा पढ़ा था कि पल्मोनरी आर्टरी इज़ द ओनली आर्टरी ऑफ द बॉडी दैट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। उसके अलावा जितनी भी आर्टरी हैं वो सब ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही जो है वो लेकर जाती हैं, जबकि पल्मोनरी वेन्स जो हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाती हैं, बट दिस इज़ द ओनली पल्मोनरी वेन दैट कैरीज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्लास, ये जो नीचे ब्लॉक्स में मेंशन किए हुए हैं इनको पढ़ लें, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ब्लू बॉक्स में जो कि बता रही है स्पीच के बारे में, यानी आपका वोकल कॉर्ड्स, ठीक है, और लिप्स की मूवमेंट, चीक्स की मूवमेंट, टंग की मूवमेंट और जॉस की मूवमेंट की वजह से एक स्पेसिफिक साउंड प्रोड्यूस होता है जिसको हम बोलते हैं स्पीच। स्पीच इज़ एन एबिलिटी दैट ओनली ह्यूमंस आर गिफ्टेड विद, एंड दिस इज़ वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स विच हैज़ पुट ह्यूमन बीइंग्स सुपीरियर टू ऑल। क्लास, नीचे मेंशन किया गया है रेड बॉक्स में कि ट्रेकिया और ब्रोंकाई जो है वो लाइंड होते हैं छोटे छोटे सीलिएटेड हेयर्स के साथ और ग्लैंडुलर सेल्स के साथ।
इन ग्लैंडुलर सेल्स का क्या रोल है, ये सिक्रीट करते हैं म्यूकस को, ठीक है, जिसकी वजह से एयर को मॉइस्चन किया जाता है, एयर में नमी पैदा होती है। और इसके अलावा अगर कोई डस्ट पार्टिकल या कोई बैक्टीरिया जो कि नेज़ल कैविटी से इस्केप होकर नेक्स्ट स्ट्रक्चर्स में आ गया है, तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर में भी सीलिया होते हैं जो अपवर्ड और डाउनवर्ड मूव करते रहते हैं, उन डस्ट पार्टिकल को जो है ट्रैप कर लेते हैं। द सीलिया बीट विद एन अपवर्ड मोशन सो दैट द फॉरेन पार्टिकल्स along the mucus are sent to the oral cavity. From it may be either swallowed or coughed out, और खांसी के थ्रू या निकलने के प्रोसेस के थ्रू जो है वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में फेरिंग्स के थ्रू जा सकते हैं, जिसके साथ वो वहाँ से एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे।